तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। अक्सर आपने सुना होगा, दो घनिष्ठ मित्र होते हैं तो बड़े बुजुर्गों के द्वारा बोल दिया जाता है कि अरे ये तो रंगा बिल्ला है। आज हम उन्हीं रंगा बिल्ला के बारे में बात करेंगे। अपराध जगत के वैसे दो शख्स हैं, यूँ तो कहने के वो छोटे मोटे अपराधी थे, चोरियाँ क्या करते थे, लेकिन उनसे एक इतना बड़ा अपराध हो गया था कि पूरा देश उनसे नफरत करने लग गया था। नफरत और गुस्से की आग उनके प्रति इतनी थी, आप इस बात से समझ लीजिए कि जब उनको फांसी हुई तो उनको लाश को लेने वाला भी कोई नहीं था। नतीजा हुआ, पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार जेल में ही किया। आज की कहानी में आगे बढ़े उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं कहानी 24 और आप इसी कहानी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट कहानी24.com पर लॉगिन जरूर कीजिएगा। रंगा और बिल्ला अपने तीसरे साथी के साथ मुंबई में चोरी का काम किया करते थे। सबसे पहले ये साल 1978 में सबके सामने आए, जब इनका तीसरा साथी मुंबई में चोरी के केस में पकड़ लिया गया था। तब ये दोनों इतना डर गए थे कि उन्हें लगा कि पुलिस हमें भी पकड़ लेगी, इसीलिए वो मुंबई से कार चुराते हैं और वहाँ से भाग के राजस्थान आ जाते हैं। राजस्थान कुछ समय रहते हैं, उसके बाद उनका जब मन नहीं लगता यहाँ तो वो वापस गाड़ी लेके गुजरात चले जाते हैं। गुजरात जाकर के वो प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना दिल्ली चला जाए और वहाँ जाकर के लूटपाट का काम किया जाए। इसीलिए वो गुजरात से ट्रेन पकड़ कर दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली पहुँचते हैं ये 16 अगस्त 1978 को। मजलिस पार्क के पास एक कमरा किराए पे लेते हैं और तकरीबन 2 महीने का भाड़ा एडवांस में दे जाते हैं। उसके 10 दिन बाद यानी 26 अगस्त 1978 को होटल अशोका से एक नई फिएट कार चुराते हैं और ये प्लानिंग करते हैं कि कार में किसी कपल को लिफ्ट के बहाने बिठाएंगे, उसके बाद उनको किडनैप करेंगे, उनके घर लेके जाएंगे और उनके साथ लूटपाट कर लेंगे। ये 26 अगस्त को कार चुराने के बाद कार के नंबर प्लेट से नंबर चेंज कर देते हैं और दिल्ली की सड़कों पर शिकार के फिराक में घूम रहे होते हैं। इधर उसी दिन शाम को आकाशवाणी पर एक प्रोग्राम आना था 8 बजे, युवा वाणी, जिसके अंदर गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा इन दोनों बच्चों का प्रोग्राम होना था। अब गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा मदन मोहन चोपड़ा जो कि नेवी के कैप्टन थे, उनके बच्चे थे। उस दिन शाम को उनको जाना था। प्रोग्राम के मुताबिक उनको उनके पिता के साथ ही युवानी प्रोग्राम आकाशवाणी जाना था, लेकिन उनके पिता किसी काम में बिजी थे, इसलिए उन्होंने उनको बच्चों को बोला कि आप स्टूडियो तक चले जाएं, शाम को मैं आपको रिसीव कर लूँगा। उस समय वो घर से निकले तब हल्की बारिश हो रही थी। उसी दौरान रंगा और बिल्ला भी अपने शिकार के फिराक में आ रहे थे। वो ये दौर था जिस दौर में लिफ्ट लेना और देना आम थी, इसीलिए उन्होंने रंगा और बिल्ला की कार को देखा तो लिफ्ट ले ली। रंगा और बिल्ला भी पूरे दिन से शिकार के फिराक में घूम रहे थे, उनको शिकार मिल नहीं रहा था और बच्चों के कपड़े और पहनावे से देख के उन्हें लगा कि ये निस्संदेह किसी बड़े बाप के बच्चे हैं, इसलिए इनको किडनैप कर देते हैं और उससे पैसा ले लेंगे। और रंगा और बिल्ला भी उन बच्चों को लिफ्ट देने के बहाने अंदर बिठाते हैं और गाड़ी रंगा चला रहा होता है। बिल्ला उनसे उनके बच्चों के सारे परिवार की बातों में उलझा कर सारी जानकारी हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो कार आकाशवाणी वाली रोड पर न जाकर के किसी और रोड पर आगे बढ़ रही होती है। अब बच्चों ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन कार रुकने की बजाय और तेज़ स्पीड से हो गई। कार गोल्ड डाक खाना के पास पहुंचती है। उस दौरान बच्चों और रंगा बिल्ला के बीच में झड़प हो जाती है और उस झड़प में बिल्ला संजय को तलवार से घायल कर देता है। और ये सारी घटना कार के बाहर गोल्ड डाक खाना के पास तक जब ये कार पहुंचती है तो कार के बाहर भगवान दास नाम के व्यक्ति जो कि स्कूटर पे चल रहे थे वो सारी घटना देखते हैं और वो कार का पीछा भी करते हैं, लेकिन वो कार को पकड़ नहीं पाते। हालांकि ये बच्चे जब घर से निकले थे 6:15 बजे निकले थे और ये भगवान दास जब सारी घटना देखते हैं वो तब तक 6:45 बज चुके होते हैं, यानी 6:15 से 6:45। 6:45 बजे भगवान दास जब कार को नहीं रुकवा पाते तो पुलिस कंट्रोल रूम फ़ोन करते हैं और पुलिस कंट्रोल रूम फ़ोन करने के बाद पुलिस को सारी सूचनाएं देते हैं और गाड़ी के नंबर भी नोट करवाते हैं। अब इस दौरान पुलिस से एक गलती हो जाती है और वो गलती ये हो जाती है कि जो नंबर भगवान दास पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस को बता रहे होते हैं, पुलिस उस नंबर को नोट कर रही होती है तो एक डिजिट गलत नोट कर लेती हैं। उसकी वजह से रंगा और बिल्ला पकड़ में नहीं आते।
खैर, पुलिस भी इस मुद्दे से पल्ला झाड़ने के लिए बता देती है कि ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र का बाहर का है और वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इधर रंगा और बिल्ला इन दोनों बच्चों को लेकर के अपनी कार को दिल्ली से बाहर एक सुनसान इलाके में लेकर चले जाते हैं। बिल्ला संजय चोपड़ा को घसीटते हुए कार से बाहर लेकर के आता है और उसके ऊपर तलवार से कई वार कर देता है, जिससे संजय चोपड़ा घायल हो जाता है लेकिन मरा नहीं होता है। और उसी दौरान रंगा कार के अंदर गीता चोपड़ा के कपड़े फाड़ रहा होता है, बड़ी बेरहमी से उसे मार पीट रहा होता है और उसके साथ बलात्कार कर रहा होता है। बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बाद रंगा कार से बाहर उस घटना स्थल पर आता है जहां पर बिल्ला ने संजय चोपड़ा को तलवार से घायल किया था। वो बिल्ला के हाथ से तलवार लेता है और तलवार लेकर के संजय चोपड़ा पर कई वार करता है। इस घटना में संजय चोपड़ा वहीं घटना स्थल पर ही मर जाता है। और उसी दौरान बिल्ला कार के अंदर आता है, गीता चोपड़ा को पहले खूब मारता है, बेरहमी से मार के जब उसको अधमरा कर देता है तब उसके बाद वो उसके साथ बलात्कार करता है। और बिल्ला गीता चोपड़ा के साथ बलात्कार करने के बाद उसी को भी घसीटते हुए उस घटना संजय चोपड़ा को उसके साथी ने मार दिया था वहाँ लाता है और रंगा के हाथ से तलवार लेकर के गीता चोपड़ा पर कई बार वार करता है, जिसकी वजह से गीता चोपड़ा भी वहाँ मर जाती है। फिर ये दोनों संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा को घसीटते हुए एक झाड़ी के पीछे लेके जाते हैं, वहाँ फेंक देते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। अब चूंकि झड़प में बिल्ला के सर पर तलवार की चोट लगी थी, घाव काफ़ी गहरा था, खून बह रहा था, इसीलिए वो दोनों एक हॉस्पिटल पहुँचते हैं। इस हॉस्पिटल का नाम होता है विलिंगटन हॉस्पिटल। रात के तकरीबन 10:30 बजे वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। इधर संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा के पिता शाम को 8 बजे रेडियो पर युवा वाणी प्रोग्राम सुनने के लिए बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। युवा वाणी प्रोग्राम पे जब वो देखते हैं कि उनके बच्चे ने होके कोई और है तो उनके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती हैं। उनके पिता ये फैसला करते हैं कि मैं स्वयं आकाशवाणी जाके पता लगाऊंगा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और प्रोग्राम में क्यों नहीं आए। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको सबसे बड़ा झटका ये लगता है क्योंकि आकाशवाणी के द्वारा ये बताया जाता है कि आपके बच्चे तो हमारे यहाँ आए भी नहीं हैं। अब उनके पिता काफ़ी परेशान होते हैं, सब जगह पता लगाते हैं, अपने रिश्तेदारों को आप फ़ोन करते हैं, उनको काफ़ी तलाशते हैं लेकिन वो बच्चे नहीं मिलते। तब रात को तकरीबन 10:15 बजे उनके पिता फैसला करते हैं कि थाने जाकर के FIR दर्ज करवाई जाए। इधर विलिंगटन हॉस्पिटल में रंगा और बिल्ला अपना गलत नाम और गलत एड्रेस लिखवा करके एडमिट हो जाते हैं। अब चूंकि रंगा के सर पर काफ़ी गहरी चोट थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उनका एक्सरे किया, उनके टाँके लिए और उनको एडमिट रहने का बोल दिया। और नियम के मुताबिक विलिंगटन हॉस्पिटल ने नज़दीकी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस जब इंक्वायरी के लिए हॉस्पिटल आई और रंगा और बिल्ला से पूछताछ की तो रंगा और बिल्ला ने पूरी मनगढ़ंत कहानी बता दी। अब उनके मुताबिक ऐसा था कि वो बंगला साहिब रोड से गुजर रहे थे, काली माँ के मंदिर के पास कुछ लुटेरे उनके पास आए, उनके साथ मारपीट की और उनको लूट लिया और इसी झड़प में बिल्ला के सर पर चोट आ गई। रात तकरीबन 10:45 पर रंगा और बिल्ला ने घर जाने की बात कही तो पुलिस ने माँ काली मंदिर के संबंधित थाने को सूचना दी और वो संबंधित थाने ने उनको छुट्टी देने से पूर्व घटना स्थल पर एक बार जाने की बात कही। तब रंगा और बिल्ला अपनी मन मुताबिक जो मनगढ़ंत घटना थी उस घटना स्थल पर पुलिस को लेके गए। पुलिस को काफ़ी बातों में उलझाया भी, लेकिन पुलिस को ये यकीन नहीं हुआ कि ये जो घटनाएं बता रहे हैं वो सत्य हैं, इसलिए पुलिस उनको उठाकर थाने ले गई। खैर, रंगा और बिल्ला ने पुलिस को बातों में उलझाए रखा और तकरीबन रात को 1:45 पर थाने से वो भागने में कामयाब हो गई। उसके बाद रंगा बिल्ला मुंबई चले गए, कुछ दिनों मुंबई में रहे और उसके बाद वो भाग करके आगरा छुप गए। इधर गीता और संजय चोपड़ा का कहीं पता नहीं लग रहा था। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इसकी वजह से गीता और संजय चोपड़ा के पिता ने यह फैसला किया कि इस विषय जो है मैं मीडिया के सामने बताऊंगा। इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को बुलाया, सारा घटनाक्रम बताया और अगले ही दिन ये खबर अखबारों में छप चुकी थी। उसकी वजह से इस घटना के प्रति पूरे देश में तो रोष था ही था, दिल्ली के लोग सड़कों पर आ गए थे। अब पुलिस पे काफ़ी दबाव बढ़ रहा था कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए। अब विरोध इतना ज़बरदस्त था कि लोगों से बात करने के लिए तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जा रहे थे तब पत्थरबाजी हो गई थी और पत्थरबाजी इस कदर थी कि सुरक्षा लिहाज की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को भी वापस लौटना पड़ा।
हालात की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने फैसला किया कि वो गीता और संजय चोपड़ा के घर जाकर के संवेदना प्रकट करेंगे और उन्होंने पुलिस को भी निर्देश दिया कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस केस का खुलासा किया जाए। अब पुलिस ने रंगा और बिल्ला के स्केच लोगों की मदद से बनवाए, अखबार में भी छपवाए और इस बात की घोषणा भी की कि जो रंगा और बिल्ला का सुराग देंगे उनको उचित इनाम दिया जाएगा। इधर 8 सितंबर 1978 को रंगा और बिल्ला किसी और ठिकाने पर छुपने के लिहाज से आगरा से हावड़ा ब्रिज से कालका एक्सप्रेस की एक बोगी में सवार हो गए। अब ये बोगी इंडियन आर्मी के लिए रिजर्व थी, इसलिए सारे बंदे आर्मी वाले ही थे। जब ये दोनों अंदर घुस गए तो आर्मी के जवानों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी, जिससे आर्मी के जवानों को उनके ऊपर शक हो गया। लेकिन वहाँ उस पूछताछ के दौरान रंगा और बिल्ला उल्टे आर्मी के जवानों से ही उलझ पड़े। उसी दौरान आर्मी के जवान के एक अधिकारी थे, उनका नाम था A.B. शेट्टी। उन्होंने रंगा और बिल्ला को देख लिया, क्योंकि A.B. शेट्टी ने रंगा और बिल्ला के स्केच को पहले देख रखा था, इसलिए उन्होंने उनको देखते ही पहचान लिया कि यही वो दोनों अपराधी हैं। उन्होंने उनको बंधक बना दिया और अगले दिन 9 सितंबर 1978 को दिल्ली में पुलिस के हवाले कर दिया। अब रंगा और बिल्ला पुलिस की गिरफ्त में थे। पुलिस के काफ़ी पूछताछ करने के बावजूद रंगा और बिल्ला उस घटना से पूर्णतः अनभिज्ञ रहे और उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मगर उस रात वो जिस हॉस्पिटल में गए थे, उस विलिंगटन हॉस्पिटल के डॉक्टर ने स्वीकार कर लिया कि ये जिस रात को इलाज के लिए आए थे यही वो दोनों शख्स हैं। और उस रात में उन्होंने जहाँ एक्सरे करवाया था उस एक्सरे पर उनके फिंगरप्रिंट भी मौजूद थे। अब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करना शुरू की तो रंगा और बिल्ला ने भी अपना धैर्य खो लिया और सीधे से सारी घटना बताते लग गई। पुलिस ने रंगा और बिल्ला से वो तलवार भी बरामद कर दी और रंगा और बिल्ला के बैग में जो कपड़े मिले उन कपड़ों में से उस घटना वाली रात के भी कपड़े मिल गए, जिसके ऊपर खून लगा हुआ था और वह खून संजय का ही था। और रंगा और बिल्ला के बदन के जो बाल थे वो गीता चोपड़ा, चूँकि उन्होंने बलात्कार किया था तो उसके बदन पे वो बाल भी मिल गए। और गीता चोपड़ा ने बचाव के लिए अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया था, इससे गीता चोपड़ा के नाखूनों के अंदर रंगा और बिल्ला की स्किन के कुछ सैंपल भी मिल गए। अब रंगा और बिल्ला को फांसी तक ले जाने के लिए सबूत काफ़ी थे। अब दिन आता है 31 जनवरी 1982 का। रंगा और बिल्ला को फांसी देनी होती है। रंगा और बिल्ला की फांसी लगने के बाद रंगा और बिल्ला से पूरा देश इस कदर नफरत करता था कि उनके घर वालों तक ने उनकी लाश लेने से इनकार कर दिया था। इसीलिए पुलिस ने रंगा और बिल्ला का अंतिम संस्कार जेल में ही किया। उन दोनों को फांसी मिलने के बाद भारत सरकार ने फैसला किया कि चूंकि संजय और गीता चोपड़ा ने इन दोनों का काफ़ी बहादुरी के साथ सामना किया था, इसलिए उनकी याद में अवार्ड दिया जाएगा। इसीलिए हर वर्ष 26 जनवरी को बच्चों को बहादुरी पुरस्कार दिया जाता है। उनमें से एक गीता चोपड़ा का नाम होता है और दूसरा संजय चोपड़ा का नाम होता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और ये कमेंट आप जरूर बताइएगा कि आखिर पुलिस सतर्क रहती तो क्या गीता और संजय चोपड़ा के साथ ऐसा बलात्कार होता या नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी आप ही की होगी। कहानी यहाँ तक आपने सुनी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।